आज हम बात करेंगे विभाजकों की कुल संख्या या विभाजकों का कुल योग कितना आता है। ठीक है, इस पर मोस्टली 6 क्वेश्चन बनते हैं। अपन को ध्यान रखना है उन 6 में से एक टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। समझ आ गया क्या? एक कोई सा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगभग 99% पॉसिबिलिटी आने की। विभाजकों की कुल संख्या में 6 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन तो बनता है कुल विभाजकों की संख्या। क्या आता है? कुल विभाजकों की संख्या। कुल विभाजकों की संख्या। एक क्वेश्चन आता है सम विभाजकों की संख्या। सम विभाजकों की संख्या। एक क्वेश्चन बनता है विषम विभाजकों की संख्या। ठीक है, विषम विभाजकों की संख्या। तो 3 क्वेश्चन तो ये संख्या से संबंधित है। कुल विभाजकों की संख्या, सम विभाजकों की संख्या और विषम विभाजकों की संख्या। और 3 क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? इनके योग से। कुल विभाजकों की संख्या आ गया, कुल विभाजकों का क्या आ जाएगा? योग। 3 क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कुल विभाजकों का योग, यह आ जाएगा। एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सम विभाजकों का योग एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? विषम विभाजकों का योग। विषम विभाजकों का योग। ये कुल मिलाकर अपने 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। उसके अलावा इसमें चाहे तो अपन वास्तविक विभाजक और देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो कुल विभाजकों की संख्या से ही आ जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक विभाजक निकालना अपन और देख लेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन अपन को, यानी कि 6 क्वेश्चन है एक प्रकार से। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाए? इंक्लूड हो जाए। आगे बात समझ में? तो देखो, इनके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर और उस क्वेश्चन के लिए अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इधर ही लिख दूं मैं फिर क्वेश्चन, तो क्योंकि ये पॉइंट तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहां पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 360। मैंने कितना ले लिया? 360। और 360 के सभी कुल विभाजकों की संख्या या सभी विभाजकों की संख्या, सभी सम विभाजकों की संख्या, सभी विषम विभाजकों की संख्या। तो ये अपन 360 ले लेते। इसका पहला क्वेश्चन हो गया कुल विभाजकों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन हो गया सम विभाजकों की संख्या, तीसरा क्वेश्चन हो गया विषम विभाजकों की संख्या, चौथा कुल विभाजकों का योग, पांचवा सम विभाजकों का योग और छठवां विषम विभाजकों का योग। जब आपको यह करना है, बाद में नोट कर लेना, एक बार समझ लीजिए पूरा, क्योंकि यह समझ में आना जरूरी है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से सारी कहानी हो जाएगी आपकी। देखो, सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी हुई है, कितनी संख्या दी हुई है? 360। इसके सारे अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड। विभाजक कौन सी संख्या होती है? पहले तो यह तो समझे कि विभाजक कौन सी संख्या होती है। वह संख्या जिसका इस संख्या में भाग जाता है, वह सारी संख्याएं क्या कहलाती है? विभाजक कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, इसमें तो भाग एक का भी जाता है। किसका जाता है? एक का भाग जाता है ना। तो क्या एक इसका विभाजक है? बिल्कुल, एक इसका विभाजक होगा। इस संख्या में तो इसका खुद का भी भाग जाता है। 360 में 360 का भाग जाता है। तो क्या 360 भी इसका विभाजक है? बिल्कुल है। इसका मतलब कुल विभाजकों की संख्या में एक और ये स्वयं ये भी शामिल होती है। आगे क्या बात समझ में? कुल विभाजकों की संख्या में एक और स्वयं भी शामिल होगी। कई बार क्वेश्चन आता है एक और स्वयं को छोड़कर, तो कुल विभाजकों की संख्या में से -2 कर देंगे। एक तो खुद और एक के लिए, तो 2 माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में? और एक और स्वयं को छोड़कर जो विभाजक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वास्तविक विभाजकों की संख्या। वो कौन से होते हैं? वास्तविक विभाजक। आगे बात समझ में? तो चलो, सबसे पहला काम है आप इसके फैक्टर कर दो, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, जितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं सारे। तो 360 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए पता है क्या? 360 में 2 का भाग दो,
180, 180 में 2 का भाग दो 90, 90 में 2 का भाग दो 45, 45 में 3 का भाग दो 15, 15 में 3 का भाग दो 5, 5 में 5 का भाग दो 1। ठीक है, या ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। इनको कैसे लिख सकते हैं, 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई 3, गुणा 3 की पावर कितनी आ गई 2, 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। तो सबसे पहले जो भी संख्या के लिए आपको विभाजक ज्ञात करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है, उस संख्या को ऐसे गुणनखंडों में लिख लेना। अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर के अंदर लिख लोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं इनके फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा आपको, अपन आगे फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन अभी तो बिना फॉर्मूले की सहायता से सीधा ही आंसर निकालेंगे। आई बात समझे, फिर आपको मैं सेपरेट फॉर्मूले बनाकर भी लिखवा दूंगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से माइंड उलझता ज्यादा है, बिना फॉर्मूले के करना ज्यादा आसान रहता है। तो देखो पहले लेते हैं अपन सॉल्यूशन, ले रहे हैं पहले का। पहला क्या है, कुल विभाजकों की संख्या। तो जब भी आपको कुल विभाजकों की संख्या चाहिए, विभाजकों की संख्या, तो देखो कुल विभाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कुछ नहीं करना, जो पावर है, पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर दो। पावर कितनी है, पहले की पावर कितनी है 3, तो 3 + 1, कुल चाहिए ना, तो कुल में +1 करना है। 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 केवल पावर में, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, 1 + 1, बस आ गया, यह आ गया आपके कुल विभाजकों की संख्या। कितना आ जाएगा बताना जरा, ये 4, ये 3 और ये 2, 4 3 12, 12 दूना 24, कुल विभाजक कितने आ जाएंगे 24। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एकदम इजी है ना कॉन्सेप्ट। अब देखो इन कुल विभाजकों के अंदर क्या है, आधे कुछ तो सम है, कुछ क्या है विषम है। तो अब आपको अलग अलग निकालना है कि सम तो कौन से होंगे और विषम कौन से होंगे। बहुत आसान तरीका है उनके लिए, जब आपने ये सीख लिया तो उनके लिए भी ऐसा ही लॉजिक बनता है। पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, देखो इसमें विषम से ज्यादा, सम से ज्यादा विषम विभाजक निकालना आसान होता है। कौन से निकालना आसान होता है, विषम वाले। तो पहले मैं विषम का कर दूं, आप कहो तो पहले विषम का कर देता हूं, तो 2 नंबर अपन आगे लेंगे, पहले 3 नंबर का सॉल्यूशन ले लेते हैं। विषम विभाजकों की संख्या, जब आपको विषम विभाजक चाहिए ना, तो सम वाले गुणनखंड को छोड़ दो, सम वाले को क्या कर दो छोड़ दो। सम वाला कौन सा है, यह है 2 की पावर, सम वाले को छोड़ दो, विषम विषम वाले के लिए अप्लाई कर दो। तो विषम विषम वाला कौन सा, ये हो गया 3 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा बताना 2 + 1। मैं यहां पर कौन सा ले रहा हूं, विषम विभाजकों की संख्या। जब भी आपको विषम विभाजकों की संख्या चाहिए तो सम वाले को छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, सम वाला मैंने पूरा ही छोड़ दिया। ओके, तो इसकी पावर कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा 2 + 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1, टोटल कितना आ गया 3 दूनी 6, तो कितने आ गए विषम विभाजक 6। सम विभाजक निकालने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्यों, कुल में से विषम घटा दो, कितने आ गए 18, आ गए ना 18। तो जब भी आप सम विभाजकों को निकालने का मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन कई बार डायरेक्ट मेथड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, उस स्थिति में अपन कुल विभाजक में कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। सब में क्या करना है +1 करके गुणा कर दो पावर में, ठीक है, प्रत्येक की पावर में, प्रत्येक की पावर में +1 करके गुणा कर दो, कुल विभाजक आ गया। और जब आपको विषम विभाजक चाहिए तो सम वाले को पूरे को छोड़कर बाकी जो बच गए उनमें प्रत्येक की पावर क्या कर दो +1 करके गुणा कर दो, ठीक है, विषम आ गया। और सम चाहिए तो कुल में से विषम घटा दो। तो दूसरा पॉइंट अब लेते हैं अपन, सम भाजकों की संख्या। सम विभाजकों की संख्या क्या आ जाएगी, एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको,
क्या हो जाएगा, इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड है। एक मेथड तो क्या हो जाएगा, सम विभाजकों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, कुल माइनस विषम विभाजक, विभाजक। तो कितना आ जाएगा बताना जरा, कुल तो कितना है 24 और विषम कितना है 6, कितना आ गया 18। बताना कोई दिक्कत है, ये तो एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका देखते हैं ना, और सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसका केवल इसी का विषम सॉरी सम विभाजक का सेकंड मेथड, जब आपको सम विभाजक चाहिए ना तो उसमें सम वाले की पावर में +1 नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, +1 नहीं करेंगे। तो यहां सेकंड मेथड अपन ले रहे हैं, सम विभाजकों, सम विभाजकों की संख्या। तो देखो जो सम की पावर है ना, सम कौन है, दो, दो की जो पावर है ना उसमें +1 नहीं करना, बाकी सब में करना है, बाकी सब में करना है, सम वाले में +1 नहीं करना, ठीक है क्या। तो सम वाले की पावर कितनी है 3, तो देखो सम वाले की पावर 3 ही लिए मैंने, +1 नहीं किया, बाकी सब में करना है। तो दो दूसरे की ये 3 है, 3 की पावर कितनी है 2, 2 में भी +1 कर दो, तो 2 + 1। 5 की पावर कितनी है 1, 1 में भी +1 कर दो, तो 1 + 1, काउंट करो देखो 3 और ये भी 3, 3 तिया 9 और ये 2, 9 दूनी 18। वैसे देखो कितने आए थे 18 आए थे ना, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। इतना सा लॉजिक याद रखना माइंड के अंदर, सम वाले में तो +1 नहीं करते हैं, बिना +1 किए ही, कौन सा, अब बिना +1 किए सब में बिना +1 मत निकाल लेना, केवल सम वाले में +1 नहीं करते, बाकी सब में क्या करते हैं +1 करते हैं, सम का चाहिए तो। और विषम वाले में पूरा सम ही छोड़ देते हैं, विषम वाले में क्या करते हैं पूरा सम ही छोड़ देते हैं। अब जब आगे योग करेंगे ना, योग, योग में भी ये लॉजिक लगाएंगे, जब आपने विषम विभाजकों का योग करेंगे ना तो उसमें भी ये लॉजिक लगाएंगे, पूरा का पूरा सम वाला क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ आ गया क्या। तो चलो अब अपने इसमें बात कर लेते हैं किसकी, ये एक बार आप नोट कर लो, इतना उसके बाद में नोट करें क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत रहेगा, इतना नोट कर लो। देखो कई बार संख्या कोई ऐसी आ जाए, मान लो कोई संख्या ही ऐसी आ गई, जैसे 225 आ गया, तो 225 के फैक्टर करोगे आप तो उसमें या तो 3 आएगा या 5 आएगा, उसमें 2 तो कहीं होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। जब 2 नहीं होगा ना, उस स्थिति में ध्यान रखो कुल विभाजकों में कोई दिक्कत नहीं है, और जो कुल विभाजक होंगे ना वो सारे के सारे विषम ही होंगे, क्योंकि सम विभाजक तो कोई होगा ही नहीं। भाई 225 में किसी सम का भाग जाता ही नहीं है, तो सम विभाजक थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो उस स्थिति में कुल विभाजक सारे के सारे विषम विभाजक होते हैं, ठीक है। और उसमें सम विभाजकों की संख्या कितनी आती है 0। तो ध्यान रखो सम विभाजकों की संख्या उन्हीं संख्याओं के लिए ज्ञात होती है जिसमें कम से कम 2 का भाग जा रहा हो। भाई 225 में 2 का भाग जाता ही नहीं है तो सम विभाजक होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो क्या होगा, सारे विषम विभाजक ही होंगे, और सारे विषम विभाजक वही क्या होंगे, कुल विभाजक होंगे। समझ गए। ये आप डायरेक्ट लॉजिक याद रखें। लिख लिया क्या सभी ने, नीचे नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में 2 का भाग नहीं जाता हो, यदि दी गई संख्या में 2 का भाग नहीं जाता हो तो क्या होगा, भाई 2 का भाग नहीं जाता तो उसका मतलब 2 उसका गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका कोई सम क्या नहीं होगा, विभाजक नहीं होगा। तो यदि दी गई संख्या में 2 का भाग नहीं जाता हो तो उसका कोई भी सम विभाजक नहीं होगा, तो उसका कोई भी सम विभाजक नहीं होगा। अर्थात सम विभाजकों की संख्या बराबर 0, अर्थात सम विभाजकों की संख्या बराबर 0 आ जाएगी।
अब नीचे वाले लाइन में इसी को कंटिन्यू करते हुए तथा लगा के लिखो, तथा कुल विभाजकों की संख्या बराबर विषम विभाजक, कुल विभाजकों की संख्या बराबर विषम विभाजकों की संख्या, कुल विभाजकों की संख्या बराबर विषम विभाजकों की संख्या। मतलब जो विभाजक होंगे वो फिर सारे विषम हो गए, तो कुल विभाजकों की संख्या बराबर विषम विभाजकों की संख्या। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? नहीं है? ओके, अब आगे देखो, इसके अंदर अपन आगे क्या लेते हैं, अब आगे इनका योग लेते हैं। क्या लेते हैं? विभाजकों का योग लेते हैं। विभाजकों का योग लेते हैं। आएगा नहीं, इसको मिटा दूं मैं, इसको तो मिटा दूं। ओके, देखो अभी अपन लेंगे विभाजकों का योग लेंगे। आपने लिख लिया होगा, हेडिंग तो लगा ली होगी, कोई बात नहीं। इसमें एक लाइन और लिख लो एक बार, जो अपने जो कुल विभाजक है, कुल विभाजक, इन कुल विभाजकों में एक वह स्वयं शामिल होता है। ठीक है ना? तो एक लाइन लिख लो तीर का निशान लगा के, कुल विभाजकों में लिखो, कुल विभाजकों में, कुल विभाजकों में एक व स्वयं संख्या शामिल होती है, एक व स्वयं संख्या शामिल होती है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए एक व स्वयं को छोड़कर, तो कुल विभाजक क्या हो जाएंगे? -2 कर देंगे, है ना? एक व स्वयं को छोड़कर विभाजक अगर बोले तब क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर लिखूं वास्तविक विभाजकों की संख्या, तो वास्तविक विभाजकों की संख्या में क्या होता है पता है क्या? वास्तविक विभाजक कौन से होते हैं? कुल जो विभाजक होते हैं उनमें से एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी विभाजक बचे वो कौन से होते हैं? वास्तविक विभाजक। तो वास्तविक विभाजकों की संख्या बराबर क्या होता है? कुल विभाजक -2। -2 क्यों किया? एक और वह स्वयं, है ना? -2 किसके किसके लिए किया जाता है? हिंट के तौर पर लिख सकते हैं, एक व स्वयं। ये दो संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है ना वास्तव में, उसके लिए अपन -2 करते हैं। ये वास्तविक विभाजकों की संख्या आ गई। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? अब हेडिंग लगाओ कुल विभाजकों का योग, सीधा लिख लो विभाजकों का योग। विभाजकों का योग। अब ध्यान दो, विभाजकों का योग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं कुल विभाजकों का योग। कुल विभाजकों का योग, ठीक है? ये इसके अकॉर्डिंग अपना 4 नंबर आ गया। इसके अकॉर्डिंग चले तो 4 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं, 4 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखो कुल विभाजकों का योग कैसे ज्ञात करना है। जो पावर है ना, पावर किसकी पावर है? जिसकी पावर होती है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करके और जहां तक पावर होती है वहां तक लगातार जोड़ते जाओ। ठीक है? इस प्रकार से, जैसे 2 की पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 0 से तो स्टार्ट कर दो, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे जहां तक पावर होती है वहां तक प्रत्येक को लिख दो। लिख दोगे? जब कुल का योग चाहिए ना, कुल,
तो कुल का मतलब जीरो से लेकर जहां तक पावर है वहां तक पावर लगाते हुए इस प्रकार से जोड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार देखो दो, यहां कितना है, 3 की पावर कितनी है 2, तो 360 के लिए 3 की पावर 2 आ गई, तो 3 की पावर क्या लगाएंगे 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए क्या करेंगे 5 की पावर 0 और फिर 5 की पावर 1। इस प्रकार से क्या करेंगे कुल विभाजकों का योग आ गया ये लो। तो जब भी आपको कुल विभाजकों का योग चाहिए ना, तो जो भी आपके गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए, उन अभाज्य गुणनखंडों की पावर 0 से लेकर हाईएस्ट पावर तक लगाते हुए उनको जोड़ दो। ठीक है, जो भी होंगे उन सबको लिख दो और इनका आपस में क्या कर देना गुणा। बस इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा कुल विभाजकों का योग आ जाएगा। इसका मैं आगे फॉर्मूला बना के भी लिखवा दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी सारे के सारे 6 कॉन्सेप्ट अपन बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो अब देखो इसको, ये कौन सी श्रेणी बन गई गुणोत्तर श्रेणी। देखो इसका आंसर तो अपन बिना गुणोत्तर की सहायता से भी निकाल सकते हैं वैसे निकालने को तो, लेकिन समझने के लिए मैं क्या करता हूं इसमें गुणोत्तर वाला मेथड लगाता हूं, ताकि अपना क्या है माइंड सेट हो जाए। वरना तो इसका भाई 8 हो गया, इसका सीधा जोड़ देंगे, लेकिन ऐसे मान लो कि बड़ा मान आ गया 5 तक चला गया 6 तक चला गया तो भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर ऐसे चलती, तो ऐसे अगर हाईएस्ट डिग्री होती है तो फिर गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र लगाया जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल पता है क्या होता है Sn, a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1 होता है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं और उसके बिना भी कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं, हालांकि बिना फॉर्मूले के हो जाएगा, लेकिन ताकि वो तरीका भी समझ में आ जाए साथ साथ। तो a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 1। देखो इसको 2 से गुणा किया ये आ गया, इसको 2 से गुणा किया ये आ गया, इसको 2 से गुणा किया ये आ गया, तो गुणोत्तर श्रेणी हो गई है। ओके, इसके n पद की जगह n का मान कितना है, कितने पद है 1 2 3 4, 4 पद है। तो चलो कितना आ जाएगा प्रथम पद a का मान तो कितना है, a का मान 1 भाई 2 की पावर 0 1 हो गया। r का मान कितना है 2, 2 की पावर कितने पद है 1 2 3 4, r की पावर n-1 अपॉन में r-1 2 -1। वैसे गुणोत्तर श्रेणी का यूज करोगे तो इजी हो रहा है, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं हो रही। लग रहा है कि आप एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। देखो सबको जोड़ना नहीं पड़ा, सीधे हो जाएगा। इनटू में इसको करने की आवश्यकता नहीं है, 2 4 5 2 3 4 पद होते हैं तब तो ऐसे कर लिया करो। कितना आ जाएगा देखो 1 3 और 9, और वो कितना आ गया 5 की पावर 0 1 और 5। ठीक है, ये कितना हो गया 2 की पावर 4 का मतलब 16 -1 तो 15/1, तो ये तो 15 आ गया। 15 गुणा ये कितना आ जाएगा 13, और गुणा में वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इनको गुणा कर दीजिए आप 1100 पक्का 1170 1170 आ रहा है। ठीक है, 1170 ही आएगा। तो ये क्या आ गया कुल विभाजकों का क्या आ गया योग आ गया। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे अपन क्या करेंगे इसमें सम विभाजकों का क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे और विषम विभाजकों का योग ज्ञात करेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, जब आपको विषम विभाजकों का योग चाहिए तो सम वाले को पूरे को क्या करना है छोड़ना है। तो पूरे का मतलब इतना पूरा छोड़ दो, केवल आगे वाले का मान निकालो, वो कौन से का आ जाएगा विषम का। और जब आपको सम का चाहिए तो सम वाले में क्या नहीं जोड़ते, एक नहीं जोड़ते ना, तो बस एक मत जोड़ना। एक किसका मान आएगा सम वाले में 2 की पावर 0 का मतलब 1, मतलब इसको छोड़ देना। ये जो मान आएगा ये किसका आ जाएगा सम का। कहने का मतलब आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो। देखो अगर मैं इसका गुणा इधर वाले से करता हूं तब तो सम विभाजकों का योग आ जाता है, और अगर इसका गुणा, इसका मतलब 1 हो गया, ये 1 का गुणा इससे करता हूं तो कौन सा आ जाता है विषम विभाजक आ जाता है। आई के बाद समझ में। तो जब विषम का निकालना हो तो ऐसा ना करके अपन सीधा करते हैं सम वाले को पूरे को छोड़ दो, और जब सम वाला चाहिए तो अपन पावर 0 से ना स्टार्ट करके सम वाले की तो 1 से करेंगे। पावर कहां से करेंगे 1 से, और विषम वाले की तो बाकी सब की वैसे के वैसे लेंगे। आई क्या बात समझ में। तो इसमें मैं आगे कॉन्सेप्ट यहां बनाते हैं, 3 नंबर कॉन्सेप्ट बनाते 5 नंबर का सॉल्यूशन लेते हैं सम विभाजकों का योगफल। सम विभाजकों
का योग। तो सम विभाजकों का योग कितना आ जाएगा बताना जरा। सम विभाजक चाहिए तो जो सम संख्या होती है उसकी पावर 0 से ना स्टार्ट करके कहां से करना पड़ता है 1 से। तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। ओके, बाकी की सबकी 0 से स्टार्ट करनी है। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर कहां तक जाएगी 2 तक। और इसी प्रकार 5 की पावर कितनी 0 और 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। टोटल सोल्व करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। 2 4 6 6 8 14, ये तो 14 हो गया। इनटू में ये 13 ही आ गया, ये 13 और वो कितना आ गया 6। आंसर कितना आ जाएगा 1092। मल्टीप्लाई कर लेना, 1092 आएगा। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके, अब देखो अपन इसमें एक और बच गया, अपना लास्ट पॉइंट बच गया, वो भी मैं इसमें लिख देता हूं। कौन सा विषम विभाजकों का योगफल। तो 6 का तो मैं इधर ही कर देता हूं, 6 का सॉल्यूशन। विषम विभाजकों का योग। तो देखो विषम विभाजकों का योग चाहिए तो विषम वाला बहुत शानदार है। क्या करो सम वाले को पूरे को छोड़ दो, तो सम वाला पूरा छोड़ दो, तो इसको पूरे को छोड़ दो, केवल इन के लिए अप्लाई करो कॉन्सेप्ट। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सम वाला पूरा छोड़ दो। और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो कितना आ गया ये, तो कितना आ जाएगा 13 और गुणा में ये कितना आ गया 6। 13 सी गए 78 आ गया बात में। अब एक चीज और देखो, सभी विषम विभाजकों का योग और सभी सम विभाजकों का योग कुल विभाजकों की संख्या के कुल विभाजकों के योग के बराबर आ रहा है। देखो 1092 प्लस 78 तो कितना आ जाएगा 1092 में 78 जोड़ोगे तो ये 1100 हो गया, और 70 तो 1170 आ गया ना। तो एक लॉजिक और बन गया। कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है सम वाला है तो कर रहा है। तो जब भी सम का चाहिए ना तो क्या करो कुल का निकाल कर और उसमें से विषम वाला घटा दो, अगर कंफ्यूज हो जाओ तब तो। अब वरना तो क्या करना है, जब सम वाला चाहिए तो ऐसे सोच लेना उसमें एक वाला एक नहीं जोड़ते, तो एक कहां नहीं जुड़ता, ये एक ये यहां वाला एक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह ही तो डायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे कर लेना। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व किया है। अब इसमें 1 2 के मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं आपको। ठीक है ना, चलो नोट करो इतना। चलो आपको तो अभी नया बेच रह गया ना, उसके अकॉर्डिंग मिटा दूं कि मैं इसको मिटा दूं। हाँ तो अब जो कुछ पढ़ाना है वो आपको ही पढ़ाना है। हाँ देखिए, अब इसमें आगे लेते हैं। पहले आपको भी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है हैं? हाँ तो वो बता रहा हूं, पहले मैं तरीका बता देता हूं, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसके बाद में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप करोगे। ठीक है, देखो अपन ने क्या बात की है, एक तो विभाजकों की संख्या और एक विभाजकों का योग ज्ञात करना है। तो इनको देखो फॉर्मूले से भी थोड़ा समझ सकते हैं अपन। मान लेते हैं कि कोई अपने पास संख्या है n, क्या संख्या है n, कोई संख्या है, और इस संख्या के आपने गुणनखंड किए, विभाजकों के में अंदर तोड़ा, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, तो अभाज्य इसके गुणनखंड जो आए वो आ गए, मान लो कि जैसे अल्फा आ गया, एक बीटा में आ गया और एक गामा में आ गया। अल्फा बीटा गामा में मैंने तोड़ दिया इनको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अल्फा की पावर तो आ गई मान लो कि n1, और बीटा की पावर कितनी आ गई n2, और गामा की पावर कितनी आ गई n3। इधर वाले से कंपेयर करते हुए समझे, इसे समझ आ गया।
ऐसे कोई भी संख्या होगी उसके ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे जहां अल्फा बीटा गामा अभाज्य गुणनखंड है और n1 n2 n3 ये इसकी पावर है, घात है अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति में कुल विभाजकों, यहां जो आपका अल्फा जो है, अल्फा क्या है, अल्फा ध्यान रखे यहां अल्फा क्या है, 2 है। क्या है, 2। मतलब अभी जो अपन विभाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं ये उन विभाजकों के बारे में बात कर रहे हैं, उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिसमें 2 का भाग जाता हो। समझ आ गया ना, 2 का भाग नहीं जाता उसके लिए अपन अलग से बात कर लेंगे। अल्फा यहां कितना है, 2, और बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में बात करेंगे। तो उस स्थिति में मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर पहला पॉइंट ले रहा हूं कुल विभाजकों की संख्या, कुल विभाजकों की संख्या, कुल विभाजकों की संख्या। तो देखो कुल विभाजकों की संख्या का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर में 1 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, n1 + 1, n2 + 1 और n3 + 1। आ गई क्या बात समझ में, ये तो आ गई कुल विभाजकों की संख्या। अब देखो इसी प्रकार मैं आपको सभी का समझा देता हूं, इसके बाद में मैं पहले विषम का ले रहा हूं, जवानों ध्यान रखना आप, विषम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या कितनी आएगी बताना। देखो जब विषम विभाजकों की संख्या ज्ञात की जा रही हो तो सम वाले गुणनखंड की पावर को छोड़ देते हैं। सम वाला कौन सा है, अल्फा है ना, तो इसको पूरे को छोड़ दो, केवल आगे वाले की बात की जाती है। तो कितना आ जाएगा, n2 + 1 और n3 + 1, ऐसे फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार मैं कहूं कि सम विभाजकों का योगफल, सम विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या, तो सम विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो एक तो तरीका कुल में से विषम वाला घटा दो, दूसरा तरीका देखो जो सम वाला गुणनखंड है ना उसकी पावर में 1 नहीं जोड़ते। क्या नहीं करते, 1 नहीं जोड़ते। तो कितना आ गया, n1 इंटू में n2 + 1 n3 + 1। आ गई क्या बात समझ में, ये हो जाएगा। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। बताओ ये तीनों के तीनों वाला जो पैटर्न है ये तो अपन ने वहां यूज किया था ना, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, उन वाले का पैटर्न बना के लिख रहे हैं। लेकिन इसको देखो ऐसे याद करने में ऐसे लगता है अपन कुछ रट रहे हैं, और वहां कुछ नहीं था, वहां अपन ने तरीके से समझा दिया। तो पहले मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाया था। अब चलो एक इसमें लेते हैं सभी विभाजकों का योगफल, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सभी विभाजकों का योगफल। इसमें जरूर थोड़ी आपको हेल्प मिल जाती है, इस क्वेश्चन को करने में जरूर सभी विभाजकों के योगफल करते हैं ना, इसको अगर आप फॉर्मूले से करते हो ना तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाती है, डायरेक्ट हो जाता है क्वेश्चन। कैसे, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये देखो अल्फा की पावर, भाई पहला पद जो आएगा, जैसे 2 की पावर 0 आया था इसमें, इस वाले योग वाले में 3 की पावर 0 आया था, इसमें 5 की पावर, पहला पद कितना आया था, 1 आया था ना, कितना आया था, 1। ओके, पहला पद 1 आया था। आपने देखा होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो पावर 3 है तो पदों की संख्या कितनी आई थी, 4 आई थी ना, 3 + 1 आ रही थी ना, पावर से 1 ज्यादा आती है पदों की संख्या। तो उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। तो प्रथम पद 1 होता तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, अल्फा की पावर n1 + 1 -1 अपॉन में अल्फा -1। ओके, इसी प्रकार बीटा की पावर n2 + 1 -1 अपॉन में बीटा -1। इसी प्रकार गामा की पावर n3 + 1 -1 अपॉन में गामा -1। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, सीधा ही मान निकाल सकते हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा का मान रख दे यहां पर, लेकिन ऐसा करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि रटना पड़ेगा, तो इसलिए अपन वो फॉर्मेट माइंड में रखें कि जब योग याद करना तो 0 से स्टार्ट करके अंत तक रखते जाए, तो वो सीधा सीधा याद रह जाता है। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाना जरूरी हो गया कि ऑप्शन में आ गया
यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अल्फा बीटा गामा है और n1 n2 n3 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार से है ये वाला, और तो उनके गुणनखंड फॉर्मूला पूछ लें, क्या पता। ये तो कुछ लिखा हुआ तो है ही नहीं कि फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, समझे है ना। तो बस इसलिए, लेकिन संभावना बहुत कम है, फॉर्मूला पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, ओके। और बाकी विषम वाला जब चाहिए, विषम विभाजकों की संख्या का योग चाहिए, तो सम वाले को पूरे को छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे, तो वो आगे और फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, वो फालतू के फॉर्मूले हो जाएंगे। उससे अच्छा तो अपन क्या करेंगे, वो मेथड याद रख लेंगे कि जब विषम विभाजकों का योग चाहिए तो सम वाली संख्या को छोड़ देंगे, और सम वाला जब चाहिए तो उसमें 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस नहीं करेंगे, या तो ऐसे याद रह जाए, और ऐसे याद नहीं रहा तो कुल विभाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे, कर लेंगे। उसमें टाइम उतना ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा विषम का और करने में, इतना ज्यादा भी नहीं लगता, वो घटाते आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुल में से विषम वाला घटा दो, सम वाला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले लिख लो फटाफट, देखें। इसलिए मैंने फॉर्मूले पहले नहीं लिखवाए, क्योंकि फॉर्मूले लिखवाते आप फॉर्मूले के अनुसार समझने की कोशिश करते, ठीक है, और फिर वो चीज समझ में नहीं आती, आप तो सोचोगे कि फॉर्मूले में रखा है मैंने, तो इसलिए वो वैसे आपको जनरल मेथड से मैंने समझाया है पहले सीधा। एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है अपना 9600 9400 के, ये 6 क्वेश्चन है। 9600 यानी 9600 के कुल विभाजकों की संख्या, सम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या, कुल विभाजकों की संख्या का योग, कुल विभाजकों का योग, और सम विभाजकों का योग और विषम विभाजकों का योग। आप इसका मुझे पहले का आंसर बताओगे, ठीक है। आप 6 के 6 करो, पहले का आंसर आप बताइएगा। गुणनखंड कर लिया आपने, कितने आए, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो कुल विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल विभाजकों ये लिखा हुआ है, कुल विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, पावर में 1 जोड़ देते हैं, जाते हैं 7 प्लस 1, यहां 1 है, 3 की पावर तो 1 प्लस 1, और फिर 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, ठीक है क्या। तो कितना आ जाएगा ये टोटल बताना, 48 आ जाएगा। कितना आ गया, 48 आ गया। 8 2 और 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 8 से गए 48, ठीक है, ओके। मैं कहूं कि सम विभाजकों की संख्या, तो सम वाले में +1 नहीं करते तो 7, भाई 2 की पावर 7 है तो 7 कर दो, सम वाली जो पावर है उसमें +1 नहीं करते तो 7 गुना में कितना आ जाएगा, ये 2, ये पावर 1 प्लस 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1, तो ये 3 दूनी 6 और 7 से गुण 42। विषम विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, विषम विभाजकों की संख्या, तो सम वाला पूरा छोड़ दो, केवल विषम विषम वाला लेते हैं, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 और 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 6। देख लो 42 और 6 48 हो गया। उसके बाद में कुल विभाजकों का योग चाहिए, तो कुल विभाजकों का योग चाहिए तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, ये तो ये आ गया। फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर
2। ये लो, इसका मान निकालोगे। इसी प्रकार सम विभाजकों का योग चाहिए तो सम वाला चाहिए, तो उसमें ये वाला 2 की पावर 0 नहीं ऐड करते, 1 से स्टार्ट करते हैं सम विभाजकों का योगफल में। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, 0 से ना करके सम विभाजकों में 1 से करते हैं, बाकी सब वैसा करता। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये आ गया। और जब आपको विषम विभाजकों का योग चाहिए, तो जब विषम विभाजकों के योग में क्या करते हैं पता है क्या, सम वाले को पूरे को छोड़ देते हैं जी, पूरा छोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, सम वाला पूरा छोड़ दो तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और इंटू में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो 2 तक जाएगा। सम वाले विषम विभाजकों का योग कितना आ जाएगा, और ये 5 की पावर 1, 0 का 1 हो गया, ये 5 6 और ये 25, 25 और 6 31, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4 और 4 3 12, सही है 124। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। 2 पॉइंट और लिख लो छोटे छोटे, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं ना। 2 लाइन के 2 पॉइंट है वो और लिख लो। ध्यान दो, एक सीक्वेंस चलती है फैक्टोरियल में, 1 गुणा फैक्टोरियल 1 प्लस का 2 गुणा फैक्टोरियल 2 प्लस का 3 गुणा फैक्टोरियल 3 प्लस का डैश 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 प्लस n गुणा फैक्टोरियल n। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस का 1, ऐसे n तक है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 और फिर माइनस का 1 अलग से, ठीक है, ये आ जाता है इसका मान। ये सीक्वेंस आप सीधा याद रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां 10 दे देगा 10 तक, ठीक है, तो फैक्टोरियल 11 माइनस 1 सीधा आंसर लिखना होता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और अपन लिखवा देता हूं मैं आपको यहां। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 1 बराबर x बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 1 बराबर x बट्टा फैक्टोरियल n प्लस 2 है। तो आपको x का मान पूछ ले तो x का मान कितना होता है, लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना, n प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं 1 बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस का 1 बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर x बट्टा फैक्टोरियल n, इसमें आप x का मान कितना बताओगे, देखो क्रमागत रूप से बढ़ रहा है ना मान, क्रमागत रूप से बढ़ रहा तो x बराबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड 2011 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2011 में 10-11 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था, 1 बट्टा फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 10 बराबर x बट्टा फैक्टोरियल 11, तो कितना मान आ जाएगा x का मान, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। समझ आ गया क्या, तो ये एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, ओके, ठीक है।